रिबॉर्न ऑफ माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 8। हॉस्पिटल में दोनों ही बच्चे अभी सो रहे थे और अंतरा उन्हें ध्यान से देख रही थी और उसने कहा, क्या हुआ है बच्चों को? अभियुक्त अंतरा की कमर को पकड़कर उसके बगल में खड़ा था। उसका हाथ अंतरा की कमर पर फिसल रहा था, लेकिन अंतरा को इस चीज से कोई मतलब नहीं था। उसे इसकी आदत पड़ चुकी थी। देविका जी और अभिनव जी भी वहां पर थे। तभी वहां और भी दो लोग आ जाते हैं। ये अंतरा के मम्मी पापा थे। अपने मम्मी पापा को देखकर अंतरा खुश हो जाती है और कहती है, मम्मी पापा, आप दोनों यहाँ पर? ये सुनकर अभियुक्त कहता है, मैंने बुलाया है। अंतरा को पहली बार अभियुक्त के किसी काम से खुशी मिलती है कि उसने उसके मम्मी पापा को बुलाया है, पर तभी अंतरा की खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि उसके मम्मी पापा के पीछे उसके भाई भाभी और भतीजी भी थे। उन दोनों को देखकर वह गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है और उसे याद आने लगता है कि कैसे इन लोगों ने बेदर्दी से उसे उसकी पिछली जिंदगी में मार डाला था। हालांकि वो इंसिडेंट अगले साल होने वाली थी, पर इन लोगों ने शुरुआत अभी से कर दी थी। न जाने कितना कुछ सहना पड़ा था उसे, और अब ये तीनों यहाँ पर है, मतलब कुछ न कुछ तो करेंगे ही। ये तीनों उसके बच्चों और पति के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। अंतरा को लगता था कि उसके भाई और भाभी ने अभियुक्त को भी मार दिया था। ये सोचते हुए वह उन दोनों को देखती है। इधर उसकी भतीजी ऋषिका मुस्कुराते हुए कहती है, बुआ कैसी हो आप? और मेरे दोनों भाई बहन कैसे हैं? ये बोलकर वो सो रहे बच्चों को देखने लगती है और उनके पास जाने लगती है। ये देखकर अंतरा उसके सामने आ जाती है और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लेकर कहती है, वो दोनों सो रहे हैं, उन्हें परेशान मत करो। दोनों की तबीयत कुछ सही नहीं है। अभी अभी मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से सुलाया है। ये सुनकर अभियुक्त कहता है, हाँ सही बोल रही है ये। अभी सबको बाहर जाना चाहिए। यहाँ पर बस दो ही लोग रह सकते हैं, मैं और बच्चों की मम्मी। अभी आप सब बाहर जाइए। ये सुनकर देविका जी गुस्से में कहती है, अभियुक्त ये कैसी बात कर रहा है तू? तुम दोनों बाहर जाओ, हम दोनों यहाँ बच्चों के साथ रुकते हैं। ये सुनकर अभियुक्त कहता है, नहीं मम्मी, बच्चे अभी डर जाएंगे। वे काफी ज्यादा डरे हुए लग रहे थे, इसलिए उन्हें हमारी ज्यादा जरूरत है। आप सभी अभी बाहर जाइए। अभियुक्त की बात सुनकर अंतरा थोड़ी शांत होती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि ये तीनों बच्चों के साथ कुछ कर न दें। ये सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। इधर सिद्धि धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देती है और अंतरा को देखती है और अपना हाथ बढ़ाने लगती है। ये देखकर अंतरा उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसके मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटाकर उसे अपने गोद में उठा लेती है। फिर उसका पीठ पर थपकी देते हुए कहती है, बच्चा, मम्मी यहाँ पर है, मम्मी कहीं नहीं गई है। ये सुनकर सिद्धि कुछ देर तक अंतरा को देखती है और फिर बाकी सबको देखने के साथ ही साथ रोना शुरू कर देती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर अभी जो सो रहा था वह भी जाग जाता है और खींचकर अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटाकर रोने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बड़ी दीदी रो रही है, इसलिए उसे भी रोना चाहिए। ये सोचकर वह भी रो रहा था। इधर उन दोनों को रोता देख अंतरा दोनों को गोद में उठा लेती है और उन्हें संभालने लगती है। अभियुक्त समझ चुका था कि उसके बच्चे क्यों रो रहे थे, क्योंकि वहां अंतरा के भाई भाभी और भतीजी थी। बच्चों को अच्छे से याद था कि ये तीनों बहुत खतरनाक हैं। इसलिए अभियुक्त उन सबको जबरदस्ती बाहर भिजवा देता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। उनके बाहर जाने के बाद ही दोनों बच्चे शांत होते हैं और फीडिंग करने लगते हैं। बच्चों को अब शांत देखकर अंतरा कहती है, बच्चे बहुत रो रहे थे, उन्हें देखकर यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए था। ये सुनकर अभियुक्त कहता है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से वे तीनों आए हैं। जब भी मेरे बच्चे उन तीनों को देखते हैं तब रोने लगते हैं। ये सुनकर अंतरा सच में सोच में पड़ जाती है कि उसके बच्चे क्यों रोने लगते हैं। क्या उसके बच्चों को पता है कि उनके पिछले जन्म में क्या हुआ था? क्या बच्चों का भी रिबत हुआ है? अंतरा के दिमाग में बार बार यही सवाल उठ रहा था। इधर अभियुक्त उसे उसके सोच से बाहर लाते हुए कहता है, जल्दी से बच्चों को सुला दो। तुम्हें जाना नहीं है क्या ऑक्शन में, या बच्चों को लेकर जाओगी ऐसे ही? ये सुनकर अंतरा अपने छोटे छोटे बच्चों को देखती है और कहती है, नहीं, मैं लेकर ही जाऊंगी। मैं उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं किसी के भरोसे नहीं रह सकती। फिर वो दोनों बच्चों को बेड पर लेटा देती है और कहती है, कपड़े मंगवा दीजिए, क्योंकि इन्होंने ये कपड़े गंदा कर दिया है, मुझे चेंज करना है। ये सुनकर अभियुक्त कहता है, मैंने पहले से ही इंतजाम करवा दिया है, तुम्हारे लिए भी कपड़े मंगवा दिए हैं। तुम भी नहाकर चेंज कर लो, तुम्हारे सामान भी गाड़ी में रखवा दिए हैं।
उसकी बात सुनकर अंतरा के चेहरे पर अनजाने में एक छोटा सा मुस्कान आ जाता है। उसे ये देखकर अच्छा लग रहा था कि अभियुक्त अब उसकी बात मानने लगा है या बिना कहे ही उसकी बात समझने लगा है। पिछली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था। इस जिंदगी में यही चीज अलग है कि अभियुक्त उसका ख्याल रखने लगा है। ये सोचकर वो कपड़े लेकर वॉशरूम चली जाती है और बच्चों को नहलाकर उनके कपड़े बदल देती है। फिर अभियुक्त को पकड़कर खुद भी नहाकर कपड़े पहन लेती है। इसके बाद वो चारों अस्पताल से निकल पड़ते हैं। इधर देविका जी और अभिनव जी अंतरा के मम्मी पापा से बात कर रहे थे। तभी उन चारों को जाते हुए देखकर देविका जी कहती है, तुम चारों कहाँ जा रहे हो हमें बिना बताए? ये सुनकर अंतरा कहती है, हम एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। आने में रात हो जाएगी। आप सब घर चले जाइए। बच्चे अब ठीक है। ये सुनकर देविका जी गुस्से से कहती है, देखा, इसलिए मैं कहती हूँ ये लड़की हमारी बात बिल्कुल नहीं मानती है। बच्चों की तबीयत खराब है और यह बच्चों को लेकर बाहर जा रही है। ऐसा कौन करता है? इसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चों की हालत इतनी ज्यादा खराब है और यह बच्चों को लेकर बाहर जाना चाहती है। ये सुनकर अभियुक्त कहता है, मम्मी मैं हूं ना, मैं जा रहा हूं इसके साथ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप पापा का और अपना ध्यान रखिए। हम जल्दी आ जाएंगे। फिर वो अंतरा के गोद से दोनों बच्चों को ले लेता है और उन्हें ध्यान से गाड़ी में बेबी सीट पर बिठा देता है। अंतरा को भी गाड़ी में बैठाता है, खुद भी बैठ जाता है और गाड़ी वहां से निकल पड़ती है। कुछ ही देर में गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। इसी बिल्डिंग के एक मंजिल पर होता है यह ऑक्शन, जो साल में 2 बार ही होता है। यहाँ पर चीजें सबसे ज्यादा कीमती और अच्छी पाई जाती है, इसलिए काफी अमीर लोग यहाँ पर आते हैं इस ऑक्शन में। अंतरा बस देख रही थी इस पूरे जगह को और दोनों बच्चे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। अभियुक्त अंतरा को देख रहा था, जिसकी नजर हर जगह पर था, बस उस पर नहीं। वो अपने मन में कहता है, ये लड़की मुझे कभी ठीक से नहीं देखती। इसे थोड़ा अपने पति को भी देखना चाहिए। अपने पति को थोड़ा देख लेगी तो क्या ही इसका बिगड़ जाएगा। बेवकूफ लड़की, थोड़ा अपने पति पर भी नजर डाल ले, कितना अच्छा होगा। पर इसे तो डालना ही नहीं है अपने पति पर नजर। पागल लड़की कहीं की, घर जाकर तुम्हें बताता हूं। ये सोचते हुए वो अंतरा के पीछे पीछे आ जाता है। अंतरा आसपास देखते हुए कहती है, अब हमें कहाँ जाना है? ये सुनकर अभियुक्त कुछ देर तक उसकी आंखों में देखता है और अपनी अट्रैक्टिव आवाज में कहता है, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ये सुनकर अंतरा उसके पीछे पीछे आने लगती है। यहाँ पर उनके अलावा और भी कई लोग थे। सब अभियुक्त को देखकर काफी डर रहे थे, क्योंकि अभियुक्त का ऑरा ऐसा था कि कोई भी डर जाए और उससे दूर दूर रहे। एक बड़े से हॉल में आकर वो दोनों एक सीट पर बैठ जाते हैं। ये देखकर अंतरा कहती है, हम यहाँ पर क्यों बैठ रहे हैं? मुझे तो वहां होना चाहिए ना? ये सुनकर अभियुक्त कहता है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतना तो तुम्हारा पति तुम्हारे लिए कर ही सकता है। तुम बस मेरे साथ बैठी रहो, क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो चीज तुम्हारी है। जितना सब कुछ राज रख सको उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे काम के लिए और हमारे बच्चों के लिए। उसकी बातें अंतरा को सही लगती हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। इधर वहां पर कुल मिलाकर 6 सामान थे, जिसमें से 2 अंतरा के थे और बाकी किसी और के। यहाँ पर काफी अमीर लोग आए थे। सभी बेताब थे उन चीजों को देखने और खरीदने के लिए। इधर एक आदमी आता है और एक बड़े से गोल गोल बर्तन को सबको दिखाते हुए कहता है, ये बर्तन 50 साल पुराना है। ये राजा महाराजाओं के घर में सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस पानी में डालने से पानी बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाता है। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि पानी को शुद्ध करने के लिए भी काम में आता था। अंतरा ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। उसे भी यह बर्तन काफी अच्छा लग रहा था, पर उसे थोड़ा डर लग रहा था कि उसके सामान अच्छे होंगे या नहीं। क्या उसे अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे मिल पाएंगे? इधर वो आदमी उस बर्तन को ऊपर उठाता है और कहता है, इसकी कीमत 2.5 लाख है। अब बोली शुरू की जा रही है। ये सुनकर एक बूढ़ा आदमी अपने हाथ में पड़े बोर्ड को उठाते हुए कहता है, इसे मैं लेना चाहता हूँ। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, ओके। फिर वो गिनती शुरू करता है। वो 3 गिनने ही वाला था कि अचानक एक और आदमी कहता है, मैं 5 लाख दूंगा। ये सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं गिनती शुरू कर रहा हूँ। क्या इसके आगे कोई लगाना चाहता है? ऐसे ही करते हुए वो बर्तन 50 लाख में उस बड़े आदमी द्वारा खरीद लिया जाता है। अंतरा सब ध्यान से देख रही थी और अपने मन में कहती है, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा है।
अगर ऐसा ही होता रहा तो यहाँ से काफी कमाई हो जाएगी। इधर बाकी के 3 सामान भी बिक जाते हैं। अब अंतरा के सामानों की बारी थी, वो चौकोर बॉक्स और फूल रखने वाला गमला। इधर उस गमले को ध्यान से देखकर वह आदमी कहता है, यह कोई नॉर्मल फूल रखने वाला गमला नहीं है, ये श्रापित है। जिन लोगों ने भी इसे अपने पास रखा है, या तो वे रातों रात बहुत अमीर बन गए या पूरी तरह बर्बाद हो गए। यह उनके अच्छे या बुरे कर्मों पर निर्भर करता है। ये बात एकदम झूठ नहीं है। ये गमला खो गया था, पर आज इतने सालों बाद मिला है। ये भारत के सबसे बड़े राजा के पास हुआ करता था। कहते हैं कि वह राजा इतना अच्छा था कि इसके कारण वह और भी ज्यादा धनवान बनता गया, पर एक दिन उसके अंदर बुराई आ गई और वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये गमला ही उसके बर्बाद होने का कारण था। सब ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। सबको काफी दिलचस्पी हो रही थी। सच में ये गमला काफी खास था और अच्छे दाम में बिकने वाला था। इधर इतना कुछ अंतरा को भी पता नहीं था। वह तो खुद हैरान थी। अभियुक्त बस बिना किसी भाव के सब देख रहा था और दोनों बच्चे लड़ाई करने में व्यस्त थे। वो आदमी उस गमले को देखकर कहता है, इसकी कीमत है 50 लाख। ये सुनकर अंतरा काफी खुश हो जाती है। अगर कोई इसे खरीदता है तो ये करोड़ों में बिकेगा। इधर वो बोली शुरू करता है और वही बूढ़ा आदमी कहता है, 1 करोड़। इतने में उसके बगल में बैठे दूसरे आदमी ने कहा, 2 करोड़। सब चुप हो गए, कोई कुछ नहीं कह रहा था। 2 करोड़ सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, 2 करोड़। कोई इसके आगे लगाना चाहता है? उसने इतना कहा ही था कि एक और आदमी बोला, 3 करोड़। ये सुनकर वो आदमी और मुस्कुराता है और कहता है, 3 करोड़। क्या इसके आगे कोई और लगाना चाहता है? तभी एक औरत जो काफी खूबसूरत थी और जिसके बाल सुनहरे थे, कुछ देर तक उस गमले को देखती है। फिर वो उठकर अपनी ठंडी आवाज में कहती है, 20 करोड़। ये सुनकर अंतरा बहुत खुश हो जाती है और अपने मन में बोलती है, अब तो पक्का मुझे और एंटीक सामान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने पैसों से मैं अपना बिजनेस शुरू कर पाऊंगी। वो आदमी हैरान हो चुका था। फिर वो अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए कहता है, कोई इसके आगे कुछ लगाना चाहता है? अब कोई कुछ नहीं कहता। वो आदमी 3 बार गिनती करता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, ये गमला 20 करोड़ में इनका हो गया। अंतरा मन ही मन महाकाल का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, महाकाल, अगर आप ना होते तो ये हो ही नहीं पाता। आपकी वजह से ही मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ। ऐसे ही मेरे साथ रहना, महाकाल। अब सबका ध्यान उस आखिरी चीज पर था, वह था चौकोर बॉक्स। इधर सबका ध्यान उस पर इसलिए था क्योंकि यह उनके लिए बहुत ही एम्बेरेसिंग वाली बात होगी। अगर वो यहाँ पर आकर कुछ ले पाए तो उनका इतना रिच होने का क्या ही फायदा। इधर दोनों बच्चों को काफी भूख लग चुकी थी और उनके सामने अभी खाने का सामान भी रखा था, पर अभियुक्त उन्हें खाने नहीं दे रहा था। इसलिए उन दोनों को ही अभियुक्त पर काफी गुस्सा आ रहा था। अभियुक्त उन दोनों को इतना गुस्से में देखकर अपनी गहरी आवाज में कहता है, तुम दोनों खाने के साथ ही साथ खुद को गंदा भी कर लोगे, और मेरा भी मन नहीं है तुम लोगों को क्लीन करने का, और तुम्हारी मम्मी भी अभी नहीं जा सकती है, इसलिए थोड़ा भूख रहो। वैसे भी खाना बहुत ही बर्बाद किया है, तुम लोगों को भी तो पता चले खाने की कीमत। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ इशारा करते हैं। अगले ही पल दोनों गला फाड़ कर रोने लगते हैं। उनकी रोने की आवाज से पूरा हॉल खामोश हो चुका था और बस एक दूसरे को देख रहे थे। इधर अपने बच्चों को रोता देखकर अंतरा जल्दी से उन दोनों को अपने करीब कर लेती है और गुस्से से अभियुक्त को देखते हुए कहती है, क्या हुआ? रो क्यों रहे हैं मेरे बच्चे? क्या किया है तुमने उनके साथ? इधर मम्मी के पास आने के साथ ही साथ दोनों ही बच्चे चुप हो गए थे और शांत भी हो गए थे, जिन्हें देखकर अभियुक्त गुस्से से कहता है, ये दोनों शैतान बहुत परेशान करते हैं। इन्हें भूख लगी है, इसलिए रो रहे थे। ये सुनकर अंतरा अपने दुपट्टे को अच्छे से बच्चों पर ओढ़ा देती है और दोनों को फीडिंग करवाने लगती है। उसे बिल्कुल परवाह नहीं था आस पास कोई है या नहीं है, उसे बस अपने बच्चों को चुप करवाना था। और बच्चों को भूख लगी है, इसलिए बच्चे तो रोएंगे ही ना। और अभी उसे कितना पागल आदमी है, अपने बच्चों की ही परवाह नहीं है उसे। इधर अंतरा की यह हरकत देखकर अभियुक्त मुंह बना लेता है और अपना कोट उतारकर उसे पहना देता है और कहता है, ऐसे ही करवाओ फीडिंग। ये बोलकर वो सामने देखने लगता है। बच्चों को शांत होता देखकर वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, बच्चे हैं, बच्चे तो रोते हैं। ये बोलकर वो चौकोर बॉक्स को देखते हैं और कहते हैं, यह कोई नॉर्मल बॉक्स नहीं है, इसकी भी बहुत ज्यादा पुरानी कहानी है। ये लगभग 500 साल पुरानी है।
ये सुनना ही काफी था सबको उसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अब सभी यह बॉक्स लेना चाहते हैं। इधर ऑक्शन के ओनर बताने लगते हैं उस बॉक्स के बारे में और उसके बाद काउंट शुरू हो जाता है। यह कोई नॉर्मल बॉक्स नहीं था, इस वजह से इसका काउंट 5 करोड़ पर आकर रुकता है। और इसी वक्त पर वह औरत फिर से अपनी चालाकी दिखाते हुए कहती है 10 करोड़। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हैं और कहते हैं 10 करोड़, कोई इसके आगे और लगाना चाहता है? ये सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं और तभी एक और औरत खड़ी हो जाती है और एटीट्यूड के साथ कहती है 20 करोड़। ये सुनकर दूसरी औरत को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है 25 करोड़। दूसरी वाली औरत भी गुस्से में कहती है 30 करोड़। वही वाली औरत फिर से कहती है 40 करोड़। और अब कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। ये बॉक्स के लिए कुछ ज्यादा ही कीमत हो रही थी, पर यह लड़ाई तो औरतों की थी और उन दोनों औरतों को एक दूसरे से जीतना था। और उनके इस लड़ाई में फायदा बस एक इंसान का ही हुआ, वह है अंतरा का। उसे बहुत फायदा मिला। उनकी लड़ाई में उसने लगभग 65 करोड़ कमा लिया था। इसमें से 5 करोड़ शायद ऑक्शन वालों को देना पड़ जाए, पर फिर भी उसके पास 60 करोड़ बच जाएंगे, जिससे वो आराम से अपना काम कर सकती है। दूसरी तरफ सेजल बिस्तर पर लेटी हुई थी और विद्युत भी उसके बगल में लेटा हुआ था और उसके बालों के साथ खेल रहा था। विद्युत उसके बालों को अपनी उंगलियों में लेकर उलझते हुए कहता है, तुम्हें कहीं पर जाना था क्या? ये सुनकर सेजल अपने आंसू भरी गुस्सैल आंखों से उसे देखती है और कहती है, मैं कहाँ जा सकती हूँ, जगह नहीं है जाने का, मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। उसकी बातें सुनकर विद्युत मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मेरी बाहों में आ जाओ। ये सुनकर सेजल गुस्से से कहती है, बस बिस्तर पर ही तुम्हारा प्यार दिखता है। ये सुनकर विद्युत उसे अपने और करीब खींच लेता है और उसके पीठ पर अपने नाखून करते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, ये प्यार नहीं है, मेरी जरूरत है, मैं जरूरत पूरी कर रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से से उसके सीने पर मरते हुए कहती है, मुझे क्यों तुमने अपना शिकार क्यों बनाया? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है तुम्हारा, फिर भी तुमने मुझे ही अपना शिकार बनाया है। तुम मुझे क्यों नहीं जाने देते? सब कुछ तो तुमने बर्बाद कर दिया है। मैंने कोई गलती भी नहीं की थी, फिर भी तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया और अभी भी ऐसा कर रहे हो, अभी भी शांति से जीने नहीं दे रहे हो। ये सुनकर विद्युत कुछ नहीं कहता है। वो शांत था, बिल्कुल समुद्र जैसा शांत। हालांकि समुद्र कहाँ शांत रहता है, जब उसमें तूफान आता है, सब कुछ तबाह कर देता है। ये भी कुछ ऐसा ही था। उसकी चुप्पी से सेजल बहुत ज्यादा डर रही थी, पर उसे डरना नहीं था। कुछ देर बाद विद्युत उसके ऊपर से हट जाता है और फिर उठकर अपने कमर में टोवेल लपेट लेता है और वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह नहाकर फ्रेश होकर बाहर आता है और अपने शर्ट के बटन लगाते हुए कहता है, मुझे कॉफी चाहिए, कॉफी बनाकर लाओ, जल्दी से। ये बोलकर वो लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ जाता है। सेजल की हालत कुछ ठीक नहीं है, फिर भी वो गुस्से से उठ जाती है और वॉशरूम चली जाती है और फिर फ्रेश होकर कॉफी बनाने के लिए बाहर चली जाती है। वो गुस्से से काफी बनाकर लाकर उसके सामने टेबल पर पटकते हुए रख देती है और जाने लगती है। उसे ऐसा करता देखकर विद्युत उसके हाथ को खींचकर उसे अपने गोद में बिठा लेता है और उसके जबड़े को गुस्से से पकड़कर कहता है, मेरे सामने तुम्हारे ये तेवर नहीं चलेंगे। मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो और मुझे गुस्सा मत दिखाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे गुस्से से, बस मुझे गुस्सा दिलाएगी और इससे तुम्हारा ही बुरा है, तुम्हारे साथ ही बुरा होने वाला है अगर तुम ऐसे ही मुझे गुस्सा दिलाते रहो तो। ये सुनकर वो गुस्से से कहती है, और जो तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो उसका क्या? एक दिन महाकाल तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देगा, इंतजार है मुझे उस वक्त का। ये बोलकर वो गुस्से से उसके गोद से उठकर बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ एक होटल में दोनों बच्चे खाना खा रहे थे और अंतरा काफी खुश थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और अभियुक्त बस उसके होठों की मुस्कान को देखे जा रहा था। उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था अंतरा की मुस्कान को देखकर। और अंतरा मुस्कुराते हुए ही दोनों बच्चों को खाना खिला रही थी, पर खुद नहीं खा रही थी। इसे देखकर अभियुक्त अपने हाथों से एक निवाला लेकर उसके मुंह के पास पकड़ता है और अंतरा कुछ देर तक उसके हाथ को देखती है और फिर हटा देती है। इसे देखकर अभियुक्त को गुस्सा आ जाता है और वो जबरदस्ती उसके मुंह के अंदर निवाला डाल देता है और कहता है, चुपचाप खा लो। ये सुनकर वो गुस्से से उसे खा लेती है। इधर अब तक बच्चों का पेट भर चुका था और अंतरा भी खाना खाने लगी थी। वह दोनों भी खाना खा लेते हैं। खाना खाकर वह चारों बाहर आ जाते हैं और फिर अभियुक्त बच्चों को गाड़ी में बैठाता है और कहता है,
आज का दिन कैसा लगा आप लोगों को? ये सुनकर दोनों बच्चे एक साथ उछलते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा। ये सुनकर अंतरा हंसते हुए कहती है, मेरे प्यारे बच्चे। ये बोलकर वो उन्हें गले लगा लेती है, क्योंकि आज उसे बहुत प्यार आ रहा था अपने बच्चों पर, क्योंकि आज के दिन उसने पहली बार इतना पैसा कमाया है जिससे वह अपना बिजनेस शुरू कर सकती है और कुछ कर सकती है जिससे उसका भी नाम बनेगा। हालांकि पिछले जीवन में आज के दिन उसे टॉर्चर कर रहा था, फिजिकल टॉर्चर, वो बहुत टॉर्चर करता था, पर इस बार सिचुएशन अलग है। इस बार सब कुछ अच्छा हो रहा है और वो यही उम्मीद रखती है कि आगे भी सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसने बहुत दुख देखे हैं और इस जिंदगी में अगर वो दुखी रहती है तो क्या ही फायदा है उसे ये जिंदगी मिलने का। उसके बाद वो चारों घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर दोनों बच्चे खेलते हुए घर के अंदर आ जाते हैं और दोनों बच्चों को देखकर अभिनव जी उन्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी मिस किया था दोनों बच्चों को और दोनों बच्चों ने भी अपने दादाजी को मिस किया था। उन्हें दादाजी के पास देखकर अभियुक्त और अंतरा दोनों कमरे में आ जाते हैं। कमरे में आकर अंतरा सामान को साइड में रख देती है। बच्चों के लिए उसने काफी सारे खिलौने ले लिए थे, वह भी अपने पैसों से। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो सारे सामानों को रखकर वॉशरूम चली जाती है और एक एक करके अपने कपड़े उतारकर साइड में रखकर शावर ऑन कर देती है और नहाने लगती है। तभी उसे बहुत गर्माहट महसूस होती है अपने पूरे शरीर में और एक एहसास महसूस होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो अभियुक्त मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था, उसे अपनी बाहों में भरकर। कुछ देर बाद अभियुक्त उसके कान में सरगोशी करते हुए कहता है, क्या हुआ जान, क्या सोच रही हो? तुम मेरे बारे में सोच रही हो ना? अरे कोई बात नहीं, जितना चाहो सोच लो मेरे बारे में, मेरे जैसा प्यार तुम्हें कोई कर ही नहीं पाएगा। ये सुनकर अंतरा गुस्से से कहती है, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि मुझे तुम्हारे बारे में सोचना पड़े। मैं सोच रही थी, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी और मैं भी दिखाऊंगी सबको, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी भी पैसों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सहारे की भी जरूरत नहीं है। तुम नहीं रहो या रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर अभियुक्त हंसते हुए कहता है, वेरी गुड, पर मेरी जान, मुझसे पीछा छुड़वाना इतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसलिए अपने दिमाग से निकाल लो कि कभी तुम मुझे छोड़कर जाओगी या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे तुम्हें रस्सियों से जंजीरों से कालकोठरी में बंद कर ही क्यों न रखना पड़े, उसके लिए भी तैयार हूँ। पर तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें पकड़ा है मुझसे दूर जाने देने के लिए नहीं, करीब रहने के लिए। उसकी बातों में जुनून और पागलपन झलक रहा था। उसके जुनून से भरी बातें सुनकर अंतरा बस उसके चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा पैशन था, जुनून था। न जाने यह आदमी क्या सोच रहा है उसे लेकर अपने दिमाग में। अंतरा के दिमाग में पहला ख्याल यही आता है। तभी अचानक वॉशरूम का लाइट ऑफ हो जाता है और अंतरा थोड़ी डर जाती है और अभियुक्त को गले लगा लेती है। उसे ऐसा करता देखकर वो हंसते हुए कहता है, अभी भी तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? अब अंधेरे से डरना बंद करो। अंधेरे की रानी बन चुकी हो तुम और तुम्हें अंधेरे से डर लग रहा है? ये सुनकर अंतरा गुस्से से कहती है, बकवास बातें करना बंद करो। मुझे डर नहीं लगता किसी भी चीज से। मैं नहीं डरती। मुझे डरपोक बोलने वाला। डरते होगे तुम्हारे दुश्मन, मैं नहीं। ये बोलकर वो उसे दूर हटा देती है और जाने लगती है, पर अंधेरे की वजह से तो बहुत डर लग रहा है। पर वह अभियुक्त तो नहीं दिखाना चाहती है कि उसे अंधेरे से डर लग रहा है। इधर दोनों बच्चे बाहर बैठे हुए थे। उनके हाथों में दो फोन थे। सिद्धि के पास अभियुक्त का फोन है और अभि के पास अंतरा का फोन है। दोनों ने लाइट ऑन करके रखी है और दोनों एक दूसरे को डरा रहे थे अजीब से चेहरे बनाकर। दूसरी तरफ सेजल जो किचन में खड़ी थी, वो गहरी सांस लेकर कहती है, ये तो मैं बंद कर दिया, पर अब मैं अपना काम कैसे करूं? मुझे जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना है, वरना वो फिर से मेरे बच्चे पर या मुझ पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर देगा। मेरा बच्चा भी दुनिया में आया भी नहीं, उसे इतना तकलीफ झेलना पड़ रहा है। ना जाने जब वो दुनिया में आ जाएगा क्या क्या उसे झेलने पड़ जाए। ये सोच कर सेजल डरते हुए किचन में चली जाती है और किचन में आकर देखती है कि खाना बन चुका था और रखा हुआ था। वो जल्दी से खीर में एक सफेद पाउडर मिला देती है और फिर वहां से भागकर बाहर आ जाती है और किसी से टकरा जाती है। वो गिरने वाली थी कि कोई उसे पकड़ लेता है और वह गहरी गहरी सांस लेते हुए ऊपर देखती है। उसे ऊपर चमकती हुई आंखें दिखाता है और उसके कान में ठंडी आवाज आती है, तुमने अपना काम कर लिया है। ये सुनकर सेजल डरते हुए कहती है, हाँ मैंने कर लिया है।
तुमने जो जो बोला था मैंने वो सब कुछ कर लिया है, और आप मुझे छोड़ो, अब मुझे परेशान करना बंद करो। ये सुनकर वो उसे ठीक से खड़ा करता है और उससे थोड़ा दूर हो जाता है और कहता है, ओके। ये बोलकर वो अपनी जेब में हाथ डालकर वहां से निकल जाता है। सेजल हैरान थी उसे जाता हुआ देखकर, पर अभी उसे इसके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए, वरना ये फिर से कुछ ना कुछ काम दे देगा। ये सोचकर वो जल्दी से भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ अभियुक्त अंतरा को अपने करीब खींच लेता है और उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, डार्लिंग मत डरो, मैं हूं ना। अभी तुम्हें बाहर लेकर चल रहा हूं। मुझे पता है तुम अंधेरे से बहुत डरती हो, पर तुम्हें अपने इस डर पर काबू पाना है। तुम्हें जितना है इस डर से, क्योंकि अंधेरा ही है जो तुम्हें तुम्हारे मकसद के बहुत करीब ले जाएगा। अंतरा के कान में अभियुक्त की अट्रैक्टिव आवाज आ रही थी, पर वह इतनी डर चुकी थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या ना करे। रात का वक्त वॉशरूम में अंतरा को काफी डर लग रहा था। उसे देखकर अभियुक्त ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी बाहों की गर्माहट महसूस करके अंतरा अपनी आंसुओं भरी आंखों से अभियुक्त को देखती है। अभियुक्त उसके गाल पर हाथ रखकर उसके होठों को धीरे से चूमता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? ये सुनकर अंतरा बस उसे देखती रहती है। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले आता है और बेड पर बिठा देता है। चारों तरफ नजर डालता है, फिर अंतरा के कपड़े निकालकर उसके हाथ में रखता है और कहता है, कपड़े पहन लो। ये सुनकर अंतरा अपने कपड़े हाथ में लेकर इधर उधर देखती है और कहती है, कैंडल जलाओ, डर लग रहा है मुझे। ये सुनकर अभियुक्त कहता है, पता है मुझे तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। ये बोलकर वो कैंडल जला देता है। कैंडल काफी बड़ी थी और इसकी रोशनी से पूरा कमरा जगमगाने लगता है। अब जाकर अंतरा को थोड़ा राहत मिलती है। वो अपने कपड़े को देखती है। यह एक पिंक कलर की नाइट गाउन है और काफी शॉर्ट है। वो गुस्से से कहती है, यह क्या है, दूसरे कपड़े लाकर दो। ये सुनकर अभियुक्त मुस्कुराते हुए कहता है, इसे ही पहन लो, इसमें काफी खूबसूरत लगोगी। वो गुस्से में कपड़े बिस्तर पर फेंक देती है और खुद जाकर अपने कपड़े निकालती है और बिस्तर पर रख देती है। वो अभियुक्त के सामने ही कपड़े पहनने लगती है। उसे ऐसा करता देख अभियुक्त गहरी सांस लेकर दीवार की ओर मुंह कर लेता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ऐसा करने से सामने वाला आदमी पागल हो सकता है? थोड़ा शांत रहो, मुझे पागल करना बंद करो। तुम मुझे पागल कर रही हो। अगर ऐसा ही चला तो मैं पूरी तरह पागल हो जाऊंगा। ये सुनकर अंतरा मुस्कुराते हुए कहती है, इतना आसान नहीं है पागल होना। वैसे भी तुमने मेरा सब कुछ देख रखा है। अब तुम्हारे सामने शर्म करके मैं क्या ही करूं? ये बोलकर वह साड़ी के प्लेट बनाने लगती है। वह लाल रंग की सिल्क की साड़ी पहन रही थी, जो थोड़ा नेट जैसी थी। वो अच्छे से साड़ी पहनती है और फिर अभियुक्त की तरफ देखती है। अभियुक्त बस उसकी कमर को ही देख रहा था। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह अंतरा के पास आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कान में जुनून के साथ कहता है, अगर तुम मेरे सामने ऐसे ही रही तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये सुनकर अंतरा हंसते हुए कहती है, अब होने में क्या ही बाकी है, तुम तो पैदाइशी पागल हो और कह रहे हो कि पागल हो जाऊंगा। अब एक पल और कितना पागल होगे? उसकी बातें सुनकर अभियुक्त उसके पेट पर अपने हाथ को घुमाते हुए कहता है, बहुत ज्यादा पागल। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मेरा जुनून तुम्हारे लिए किस हद तक है। बस इतना कह सकता हूं कि यह जुनून कभी खत्म नहीं होने वाला। ये जुनून मुझे पूरी तरह पागल कर देगा। ये सुनकर अंतरा हंसते हुए कहती है, अब बस भी करो पागल आदमी, मुझे बच्चों के पास जाना है। ये कहकर वह अभियुक्त को धक्का देकर दूर हटाने की कोशिश करती है। अभियुक्त थोड़ा भी नहीं हिलता और मुस्कुराते हुए कहता है, कोशिश बेकार है। मेरी बाहों की कैद से बाहर जाना इतना आसान होता तो तुम 3 साल पहले ही जा चुकी होती। ये सुनकर अंतरा उसके सीने पर मुक्का मारते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, ये सब कहने का वक्त नहीं है। बच्चों के पास जाना है, शायद बच्चों को भूख लगी है। ये सुनकर अभियुक्त हंसते हुए कहता है, हम डिनर करके ही आए हैं, बच्चे भूखे नहीं हैं, पर बच्चों के पापा भूखे हैं। तुम्हें अपने बच्चों के पापा को तो खाना खिलाना चाहिए, नहीं? ये सुनकर अंतरा गुस्से से उसे धक्का देती है और कहती है, बकवास बंद करो, मैं बच्चों के पास जा रही हूँ। ये बोलकर वह पूरा जोर आजमाकर उसे हटाने की कोशिश करती है, पर वह बिल्कुल नहीं हिलता। उल्टा वह उसे और भी कसकर पकड़ लेता है और गहरी आवाज में कहता है, देखो जान, मेरी पकड़ से छूटना इतना आसान नहीं है। लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारे दिल में मेरा डर कम हो चुका है और अब तुम मुझे इज्जत भी नहीं देती। उम्र में बड़ा हूं तुमसे, हर चीज में बड़ा हूं।
मुझे आप कहकर बुलाओ। अगर फिर से तुम कहा तो सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। ये बोलकर वो उसके बालों को कसकर पकड़ लेता है। अंतरा गुस्से से उसे देखती है और कहती है, नहीं, मैं नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात। ये सुनकर अभियुक्त उसे दीवार के साथ सटाकर उसके थाई पर हाथ रखता है और कसकर प्रेस करते हुए कहता है, जान, मुझे आप कहकर बुलाओ। दर्द से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है, ठीक है, छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। अभियुक्त शांत होता है और उसे थोड़ा दूर हटाता है। मुस्कुराकर कहता है, ऐसे ही इज्जत देते रहना मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता है मुझे तुम पर कितना गुस्सा आ रहा है। बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हारा पति हूं, कभी मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो उसके बालों को ठीक करता है और कहता है, चलो बच्चों को लेकर आओ जल्दी से। ये सुनकर वो कमरे से भाग जाती है। अब तक लाइट भी आ चुकी थी और बच्चे जो बाहर खेल रहे थे वे खीर खाने का इंतजार कर रहे थे। आज देविका जी ने अपने हाथों से बच्चों के लिए खीर बनाई थी, इसलिए बच्चे रुके हुए थे। थोड़ी देर बाद देविका जी दोनों के लिए कटोरी में खीर निकालती हैं और उन्हें दे देती हैं। वो दोनों भी मजे से खीर खाने लगते हैं। दूसरी ओर विद्युत और सेजल दोनों को खीर खाते हुए देख रहे थे। विद्युत के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी और सेजल, जो काफी डरी हुई थी, विद्युत को देख रही थी। वो अपने मन में कहती है, कितना घटिया आदमी है जो अपने ही भतीजे को नहीं छोड़ रहा है, अपने बच्चों को ही नहीं छोड़ रहा तो और किसे छोड़ेगा। एक दिन मुझे मौका मिल जाए तो मैं इसे पूरा बर्बाद कर दूंगी। ये सोचते हुए वो दोनों को देखे जा रही थी। उधर दोनों बच्चे खीर खाने के बाद धीमे कदमों से सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। वो दोनों खेलते हुए ऊपर जा रहे थे। उन्हें ऐसे चलता देख अभियुक्त उन्हें अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, तुम दोनों ठीक तो हो ना। ये सुनकर दोनों ही मुस्कुराते हैं। उनके पूरे चेहरे पर खीर लगा हुआ था, जिसे देखकर अभियुक्त कहता है, तुम दोनों ने खुद को फिर से गंदा कर लिया है। ये सुनकर वे दोनों मुस्कुराते हैं, जैसे दोनों खुद को गंदा करके काफी खुश महसूस कर रहे हों। अभियुक्त उन दोनों को लेकर कमरे में आता है, उन्हें साफ करता है और फिर बिस्तर पर लेटा देता है। फिर वो खुद भी उनके बगल में लेट जाता है। इधर अंतरा, जो अपने अकाउंट को चेक कर रही थी, उसे काफी अच्छा लग रहा था। अपने अकाउंट में इतने सारे पैसे देखकर वो मुस्कुराती है। उसका अकाउंट, जो पहले पूरा खाली था, अब उसमें पूरे 60 करोड़ रुपए थे। इतने सारे पैसे देखकर वो फोन को साइड में रख देती है और बच्चों के पास आ जाती है। वो लाइट ऑफ करके जीरो लैंप ऑन कर देती है, क्योंकि बच्चों और उसे दोनों को ही अंधेरे से डर लगता है, इसलिए सोते समय पूरा अंधेरा नहीं करती। दोनों बच्चे अभी तक जगे हुए थे और एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। उन्हें लड़ाई करते देख अंतरा पूछती है, क्या हुआ, तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? ऐसी लड़ाई नहीं करना चाहिए तुम दोनों को। ये सुनकर सिद्धि कहती है, इसलिए क्योंकि मेरे हिस्से के खिलौनों को इसने ले लिया, फेंक दिया और तोड़ दिया। सिद्धि की बात सुनकर अभी गुस्से में कहता है, नहीं, इसने किया, इसकी गलती है। दोनों को इस तरह लड़ाई करते देख अंतरा कहती है, अब लड़ाई बंद करो, सो जाओ, लड़ाई करना बुरी बात है। ये बोलकर वो दोनों को अपने करीब खींच लेती है। मम्मी के प्यार को महसूस कर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और लड़ाई करना बंद कर देते हैं। दोनों ही अंतरा के दोनों साइड में आकर सो जाते हैं, ताकि उन्हें सोते वक्त मम्मी का प्यार महसूस होता रहे। उधर उन्हें ऐसा करता देख अभियुक्त अपना सारा जलन भूल चुका था, लेकिन फिर भी उसे काफी जलन होती है जब कोई अंतरा के करीब आता है, चाहे वो उसके खुद के बच्चे ही क्यों ना हो। उसे बहुत जलन होती है। कभी कभी उसका मन करता है कि दोनों बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डाल दे और अंतरा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए, परंतु बच्चे अभी काफी छोटे थे, इसलिए वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद दोनों ही बच्चे सो जाते हैं। उन दोनों को सुलाने के बाद अंतरा उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट से ढक देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं मेरे बच्चे। ये सुनकर अभियुक्त उसकी कमर पकड़ लेता है और उसके शरीर के साथ अपने शरीर को दबाते हुए कहता है, हाँ, बिल्कुल सही बोला तुमने, चलो थोड़ा प्यार कर लिया जाए। ये बोलकर वो अंतरा के गाल को चूमने लगता है। अंतरा घबराते हुए कहती है, कैसी बात कर रहे हो, छोड़ो मुझे, अभी सोना है, नींद आ रही है, और बच्चों को भी सोने दो, परेशान करना बंद करो। ये कहकर वो अभियुक्त के हाथ को अपने सीने से दूर हटा देती है, लेकिन तभी वो अपने पैर उसके ऊपर रख देता है और उसके पीठ पर अपना दांत गड़ा देता है और कहता है, आई वॉन्ट टू स्लीप विद यू एवरी नाइट, बेबी। ये सुनकर अंतरा गुस्से से कहती है,
आप बकवास करना बंद करिए और सोने दीजिए। कल सुबह जल्दी उठना है और मुझे जाना है। ये सुनकर अभियुक्त उसके कान में कहता है, मेरे होते हुए तुम कैसे जल्दी सो सकती हो? पूरी रात तुम्हें जागना है। बताया था ना, दिन में जो चाहे करो, पर रात मेरा है। ये बोलकर अभियुक्त दोनों के ऊपर ब्लैंकेट खींच लेता है और बच्चों को थोड़ा दूर हटा देता है। इससे अंतरा घबरा जाती है और अपने दोनों हाथों से उसकी शर्ट कसकर पकड़ लेती है। अपने नजरों को ऊपर उठाकर वह अभियुक्त को देखने लगती है और उसे इस समय एक परफेक्ट जेंटलमैन सा नजर आता है। अभियुक्त पूरा पसीने से भीगा हुआ था, पर फिर भी उसमें से अलग ही दिल को छू लेने वाली खुशबू आ रही थी जो किसी को भी मदहोश कर दे, और अंतरा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अंतरा को ऐसा लग रहा था कि वह मदहोश होती जा रही है। अगर थोड़ी देर ऐसा रहा तो वह खुद भी बेकाबू हो जाएगी। इधर अभियुक्त जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए उसके ऊपर ऐसे ही लेटा रहता है और अपने गीले होठों से उसके होठों को धीरे धीरे छूता रहता है। इधर अंतरा अब बेकाबू होकर धीमी आवाज में कहती है, उठ जाए ना, क्या कर रहे हो आप? सोने दो ना मुझे। वो मुस्कुराकर कहता है, जान, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, करने तो दो, उसके बाद बोलना कुछ। और मुझे पता है, कल तुम्हें जल्दी उठना है, वरना अपना काम कैसे करोगी? मेरी प्यारी छोटी सी एप्पल, जो बहुत जल्दी बिजनेस वूमन बनने वाली है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा कि मेरी छोटी सी एप्पल ऐसा कुछ कर रही है। मेरी बेबी एप्पल लाल सेब मुझे सेड्यूस करने के अलावा और भी कुछ आता है? ये सुनकर अंतरा को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में अंतरा उसके सीने पर मुक्का मारते हुए कहती है, कैसी कैसी बात कर रहे हो आप? छोड़ो मुझे। ये सुनकर अभियुक्त उसके चेहरे पर अपनी गहरी सांस छोड़कर कहता है, आई विल FHCK you नाउ एंड विल FHCK you ऑल नाइट लॉन्ग। अभियुक्त ये कहते हुए अपनी बेल्ट खींचकर उतार देता है और साइड में फेंक देता है। फिर वह अंतरा की साड़ी को थोड़ा ऊपर खींचता है, उसके दोनों पैरों को अलग करता है और अपनी लोअर बॉडी को धीरे धीरे अंतरा में समाने लगता है। इससे अंतरा कसकर उसकी शर्ट को पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे सुकून और दर्द दोनों का एहसास एक साथ हो रहा है। अंतरा की आंखें बंद हैं और उसकी आंखों के कोने से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि अभियुक्त को सहन कर पाना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। जब पहली बार वो करीब आए थे, उस रात अंतरा को कितना दर्द हुआ था, ये बस वही जानती है। क्योंकि अभियुक्त वाकई काफी ज्यादा लंबा है और छोटी सी अंतरा के लिए उसे बर्दाश्त करना आसान नहीं है। ऊपर से अभियुक्त न केवल लंबा है, बल्कि मस्कुलर भी है, बॉडी बिल्डर टाइप का। अंतरा तो मुश्किल से उसके सीने तक भी नहीं पहुंचती है। इसलिए हर बार जब भी वे दोनों करीब आते हैं, अंतरा को शुरुआत में बहुत दर्द होता है। अब बच्चे हो चुके हैं, तो दर्द पहले जैसा तो नहीं, पर फिर भी होता है। अभियुक्त मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखता है और पूरी तरह उसमें समा जाता है। डीप में जाते हुए कहता है, यू लाइक्ड इट? अंतरा उसकी शर्ट को कसकर पकड़ते हुए कहती है, थोड़ा दर्द हो रहा है। अभियुक्त उसके होठों पर उंगली रखकर कहता है, अरे वह तो होना ही था। अब क्या ही कर सकता हूँ? इतनी सी तो हो तुम, छोटी सी। अब मुझे बर्दाश्त कर पा रही हो, इतना ही बहुत है। मर खप नहीं गई, जिंदा हो, यही काफी है तुम्हारे लिए। इधर अंतरा की धीमी आहें अभियुक्त के कान में गूंज रही थी और इससे वह और भी ज्यादा पागल हो रहा था, मदहोश हो रहा था और खुद को और भी मजबूत कर रहा था। इससे अंतरा और भी ज्यादा सिसकियां लेने लगती है। कई घंटे तक उनका ये प्यार चलता है, क्योंकि अभियुक्त अंतरा को छोड़ ही नहीं रहा था और अंतरा कुछ नहीं कर सकती थी। उसका पति ऐसा ही है, इतनी जल्दी इतनी आसानी से उसे छोड़ता ही नहीं जब तक पागलों की तरह प्यार न कर ले। अंतरा ने अब कोशिश करना भी छोड़ दिया था और जो अभियुक्त कर रहा था उसे करने दे रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।